बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है? और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। किस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। राजनीति का मतलब सिर्फ एमपी और एमएलए बनना नहीं होता। कॉमरेड सत्यनारायण सिंह को हम याद कर रहे हैं तो उस संकल्प को हम दोहरा रहे हैं कि न्याय और बराबरी की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले। कई बार मास्क लगाते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि मुंह पे जाबी लगा हुआ है, जैसे हम लोग घास चर लें। कहते हैं बचेंगे तभी न रचेंगे, और अगर बच गए, इस महामारी से निकल गए, तो कॉलर पकड़ करके इस सरकार से पूछेंगे कि बताओ हमारी दवाई कहाँ है, हमारी पढ़ाई कहाँ है, ये सवाल ही पूछेंगे। और कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती। सरकारी अस्पताल अगर ठीक से काम नहीं करता तो उसका मतलब यह है कि सरकारी प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी मुख्यमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने बचपन में ही वो गाना गाना शुरू कर दिया था, जब तक जेल में चना रहेगा, अरे जब तक जेल में चना रहेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, बाबू रे, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जब तक रोगे नहीं ना, तब तक माए भी दूध नहीं पिलाती। बात जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय माताओं का, आदरणीय बुजुर्गों का, प्यारी बहनों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करके अपने ईमान की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आम आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं कॉमरेड सत्यनारायण दा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं, उससे पहले इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतागण, बिहार राज्य के नेतागण, विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे पार्टी के नेतागण और आप तमाम मौजूद नागरिकों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर हमसे पहले के तमाम वक्ताओं ने सत्यनारायण दा के बारे में अपनी यादों को साझा किया है। मैं भी अपनी यादें उनके बारे में, उनके साथ बिताए हुए अपने अनुभव को आपसे साझा करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अमूमन हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में यह परिपाटी है कि जब किसी की श्रद्धांजलि सभा होती है तो दुश्मन भी अच्छी अच्छी बातें करता है। मैं सत्यनारायण दा की श्रद्धांजलि सभा में, क्योंकि उनका नाम सत्यनारायण सिंह है, तो मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और मैं कुछ ऐसा सच बताना चाहता हूं, उनकी आदरणीय पत्नी की मौजूदगी में, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग और हमारा मित्र डॉक्टर अंकित की मौजूदगी में, कि उनका कुछ ऐसा गुण था कि बहुत सारे लोगों को वो अवगुण लगता था। उनका एक अवगुण जो मुझे गुण लगता है वो ये था कि मुंह पर बोलते थे, सामने सामने सीधा सीधा सच बोलते थे, लटपट नहीं करते थे। और उनका जो ये सीधा बोलने का आदत था, इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी। और ये होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अमूमन ये होता है कि कोई जनता जब कोई परेशानी लेकर के किसी नेता से मिलने के लिए जाता है, तो नेता जब अफसर से बात करेगा तो जी हुजूरी करेगा। सत्यनारायण बाबू गाली दे करके बात करते थे। ये बात अगर किसी से पूछना है तो पूछ लीजिए, एसपी हो, डीएम हो,
आईजी हो, डीआईजी हो, एक वाकया मेरे सामने का है। बिहार के एक जिले में दंगा हो रहा था। डीआईजी साहब को सत्यनारायण बाबू फोन किए, तो डीआईजी साहब उधर से अंग्रेजी बोल रहे थे, तो सत्यनारायण बाबू इधर से उसको हिंदी में गरिया रहे थे। ये बात किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है यही सत्यनारायण बाबू का पहचान था। दूसरा जो उनका अवगुण है, जो मुझे गुण लगता है, वो था वो जिद्दी स्वभाव ज्ञान। एक बार अगर मन में कोई जिद ठान लिए तो दुनिया का कोई ताकत वो जिद उनसे छुड़वा नहीं सकता था। और उन्होंने लाल झंडा मेरे मृत शरीर पे उड़ाया जाएगा, इसका जिद ठान लिया था। और इसी जिद के चलते कोरोना में जब लोग घरों में दुबके हुए थे, सत्यनारायण बाबू अपना गाड़ी लेकर के चप्पा चप्पा इलाका इलाका नापते रहते थे। मैं बेगूसराय से आता हूँ। बेगूसराय और खगड़िया कभी मुंगेर जिला का पार्ट हुआ करता था, और बेगूसराय के कई साथी यहाँ मौजूद हैं। बेगूसराय के दो विधायक यहाँ मौजूद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सत्यनारायण बाबू खाली खगड़िया जिला के सचिव नहीं थे, बेगूसराय जिला के भी सहायक सचिव थे, और कॉमरेड सूरज नारायण सिंह जननेता के साथ उनको काम करने का मौका मिला था। आज लोग राजनीति में कैरियर बनाने के लिए आते हैं। सत्यनारायण बाबू अपना कैरियर छोड़ करके राजनीति में आए थे, लेक्चरर का नौकरी को लात मार करके राजनीति में आए थे। यह सत्यनारायण सिंह की पहचान है। और जब वोट मांगने के लिए जाते थे तो बहुत सारा लोग कहता था कि आप हमारा जमीन पर झंडा गड़वा दिए हैं और आप हमारे घर पर वोट मांगने के लिए आए हैं। मिस्टर कन्हैया कुमार, आपको ये लगता होगा कि आप दिल्ली बंबई घूमिएगा, बिहार का राजनीति कीजिएगा, तो कान खोल करके सुन लीजिए, बिहार का जनता लग्गी से घास नहीं खाती है। इसी टोन में वो बात करते थे। और अभी जब हम बगल में बैठे हुए थे चाची के, तो चाची ने फोटो दिखा करके कहा कि तुम तो बहुत प्यार करते थे। हम बोले हाँ, प्यार हमको करते थे, इतना प्यार करते थे कि उनके प्यार को देख करके कुछ लोग आज भी कहते हैं कि सत्यनारायण बाबू ने बढ़ाए थे। एक बात हम कह देते हैं, सत्यनारायण बाबू जैसी शख्सियत, चाहे उनकी बात मुंह पर आपको खराब लगे, लेकिन पीठ पीछे आप भी एक बात सोचिएगा कि सच पर ईमान पर खड़ा रहने वाले इंसान थे। और हमारे जैसा व्यक्ति अगर आज इस लाल झंडा को थामा है तो उन जैसे शख्सियतों का ये देन है। मैं ये समझता हूं कि उनके जैसे शख्सियत नहीं होते तो हमारे जैसे व्यक्ति इस पार्टी में नहीं होते। इसीलिए जब मैं श्रद्धांजलि उनको व्यक्त कर रहा हूं तो ये महज औपचारिकता नहीं है मेरे लिए, ये महज औपचारिकता नहीं है, ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम आंसू नहीं बहाना चाहते हैं। हम उनके संघर्षों को याद करके उनके संकल्पों को दोहराना चाहते हैं कि इस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। और कहते हैं ना कि संयोग भी कभी कभी सच बन करके आपके आंख के सामने तैरने लगता है। अभी जो हमको गमछा ओढ़ा रहे थे उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर सत्यनारायण बाबू का गाड़ी चलाते थे। श्याम सुंदर जो गमछा हमको ओढ़ाए तो गमछा को जब हम ध्यान से देखे तो गमछा पे वो मजेदार चीज लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है नकली माल से सावधान, और नीचे में कमल का फूल बना हुआ है। देख लीजिए कैमरा में, देख लीजिए आप लोग, नकली माल से सावधान और उस पे कमल का फूल बना हुआ है। बताइए, कंपनी हम नहीं बनाए हैं, जानबूझ करके श्याम सुंदर ही गमछा नहीं खरीद के लाया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि कई बार संयोग भी सच बन करके बोलता है, और सच ये है कि ये नकली माल है। इस नकली माल से हमको सावधान रहने की जरूरत है। और ये नकली माल इस देश को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक मशहूर शायर ने कहा है
मुझे आता नहीं ना मुहतरम को मुहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना, ना मैं किसी के बारे में ज्यादा कह रहा हूँ ना किसी के बारे में कम कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही इंसान अपनी पीठ की रीढ़ को सीधा रख सकता है जिसके पीछे सत्य की ताकत होगी, और सत्यनारायण बाबू के तो नाम में ही सत्यनारायण लिखा हुआ है। हमारे इस इलाके में एक संस्कृति है कि कोई शुभ कार्य जब सफल हो जाए तब सत्यनारायण जी का पूजा होता है, और कोई कार्य जब शुभ करने के लिए आप चलते हैं तब सत्यनारायण जी का पूजा होता है। उस सत्यनारायण की सत्ता को याद करते हुए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा देश एक विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है। इस विपरीत परिस्थिति से इस देश को हमको बचाने की जरूरत है। और कॉमरेड राजा ने जिस विरासत की बात की है, जिस लेगेसी की बात की है, और जिस लेगेसी के बारे में उन्होंने बताया है कि क्या होता है सत्यनारायण होने का मतलब, उस लेगेसी को दोहराते हुए मैं अपनी माँ बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आपको इस बात के लिए थोड़ा थोड़ा चिंता हो रहा होगा कि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, घर जाकर के खाना बनाना है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे लिए राजनीति ये नहीं है कि आप नीचे में बैठे हुए हैं, हम मंच पर बैठ गए हैं तो ज़्यादा होशियार हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर नीचे नहीं होते तो हम मंच पे खड़ा नहीं होते, आप हैं तो हम हैं, आपके वजूद से ही हमारा वजूद है। इसीलिए हमारी जो राजनीति है वो राजनीति सत्ता हासिल करने की राजनीति नहीं है। सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारे राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हमारी राजनीति का उद्देश्य ये है कि इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए नियम बने, और सिर्फ नियम नहीं बने, अगर वृद्धा पेंशन देने का नियम बना है तो एक एक वृद्धाओं को वो पेंशन मिले, यही हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हम किसानों के नाम पे संगठन बना करके किसानों से चंदा वसूलते रहें। हमारी राजनीति ये है कि नियम बने, अगर नियम बना है एमएसपी मिलने का तो एक एक किसानों को एमएसपी मिले, ये हमारी राजनीति है, ये हमारी लड़ाई है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि छौड़ा सबका दू चिरू दारू पिलाय का, बुलेट में पेट्रोल भराय का, आ मुंगेर से पिस्तौल लाइक दे देवे, इनकलाब जिंदाबाद हमरा पीछा करते। हमारी राजनीति ये नहीं है। हमारी राजनीति ये है कि हमारे देश के नौजवान अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने ITI किया है, अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, अगर उनके पास योग्यता है तो उनको काम मिले। अगर सरकार ने ये वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हम सरकार से आंख में आंख मिला करके सवाल पूछें कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है? और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब सिर्फ MP और MLA बनना होता है। राजनीति का मतलब सिर्फ MP और MLA बनना नहीं होता है। आपके जिले में भी बहुत सारा MP और MLA हुआ होगा। आंख खोल करके देख लीजिए कितना MP और MLA के श्रद्धांजलि सभा में इतने लोग, इतनी माताएं, इतनी बहनें और अलग अलग जिलों से लोग आकर के शिरकत करते हैं। ये राजनीतिक विरासत होती है, और ये राजनीतिक विरासत हमको इस बात का सीख देता है कि इस देश में न्याय और बराबरी के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमारी इस लड़ाई को ये कमजोर को करने की कोशिश करेंगे, उसको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और लोगों का जो बुनियादी सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान, उसको अगर ये भटकाने का कोशिश करेंगे, ये वो किसानों को उनके फसल के दाम से, मजदूरों को उनके काम से, नौजवानों को उनके रोजगार से, महिलाओं को उनके आत्मसम्मान से अगर गुमराह करने की बात करेंगे तो हम सच निकाल करके सामने लाएंगे, और हमारी गवाही हमारे लोगों की सच्चाई देगी। इसके लिए हमारे मंच पे खड़े हैं, और जब कॉमरेड सत्यनारायण सिंह को हम याद कर रहे हैं तो उस संकल्प को हम दोहरा रहे हैं कि न्याय और बराबरी की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं, हमारे आंख में ये धूल नहीं झोंक सकते हैं।
इनको लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, देश की जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति को हमको समझने की जरूरत है, और उस परिस्थिति में हमको यह समझना होगा कि यह जो लूट का तंत्र है, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। आप हमको एक बात बताइए, आजकल दारू का बहुत धंधा हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? दारू का जो धंधा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि दारू का पैसा खाली दरोगा जी को जाता है? दारू का पैसा खाली दरोगा जी को नहीं जाता है, दारू का पैसा मंत्री जी को भी जाता है। यह बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप समझ लीजिए। यह सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सब चीज के लिए जिम्मेवार समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम में ऊपर पे जो बैठा हुआ इंसान है वो सब चीज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है, पूरा का पूरा परिवार उनका कोरोना से संक्रमित है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार अगर मूर्ख हो गई है, सरकार अगर अपना ईमान अपने दोस्तों के हाथ में बेच दी है, तो आप अपने दिमाग से काम लेना बंद नहीं कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमको इस बात का शौक थोड़ी है कि हम अपने मुंह पर नकाब लगाए रखें, नया नया बचिया हो तो बचिया मट्टी। कई बार मास्क लगाते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि मुंह पे जाबी लगा हुआ है, जैसे हम लोग घास चर लें। आपसे मैं आग्रह करता हूं और आप सबसे मैं कह रहा हूं कि बीमारी है, बीमारी अफवाह नहीं है। इस बीमारी के प्रति हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जितना हो सके उसके नियमों को पालन करने की जरूरत है। कहते हैं बचेंगे तभी न रचेंगे, और अगर बच गए, इस महामारी से निकल गए, तो कॉलर पकड़ करके इस सरकार से पूछेंगे कि बताओ हमारी दवाई कहाँ है, हमारी पढ़ाई कहाँ है। ये सवाल ही पूछेंगे। ये हम पूछेंगे कि आयुष्मान भारत से लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर, आयुष्मान भारत से लोगों को एक इंजेक्शन क्यों नहीं मिला, आयुष्मान भारत से करोड़ों लाखों लोगों को बीमार हुए, लाखों लोगों की जो मौत हुई उनको इलाज क्यों नहीं मिला। ये सवाल हम ये सवाल पूछेंगे कि इस देश के अंदर लगातार नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि हर साल इस देश में 4.5 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। लास्ट आंकड़ा जो सरकार ने दिया था उसके हिसाब से 1,75,000 लोगों को नौकरी, मतलब बीटेक करने वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो बताइए आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी कहां से मिलेगा। और जिनको नौकरी मिल गई है उनसे पूछ लीजिए कि रोज बरोज उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। अभी जब मंच में मैं बैठा हुआ था तो डाकघर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक पत्र ला करके हमको दिया कि 11,000 रुपए की मांग लेना हमको काम करना पड़ता है। धनाधन भी अगर रिचार्ज कराइएगा तो 600 रुपए का रिचार्ज लगता है। क्या रे 600 रुपया खाली इनकमिंग कराने के लिए 79 रुपया का रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले अंबानी जी कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, और जब बीएसएनएल बिक गया, बीएसएनएल को यह कहकर के बदनाम किया गया कि भाई साहब नहीं लगेगा। क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में हर बॉल के बाद, हर छक्का के बाद प्रचार आता था कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल के कनेक्टिंग इंडिया से जियो का लूटिंग इंडिया तक हिंदुस्तान पहुंच गया है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक तरफ आपको शिक्षा बेची गई, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, सरकारी अस्पतालों को बंद किया गया, और आप सोच करके हमको बताइए सरकारी स्कूल बंद होगा, सरकारी अस्पताल बंद होगा तो किनके बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं होगा, इनका इलाज नहीं होगा, ये आप सोच करके बताइए। और कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती, सरकारी अस्पताल अगर ठीक से काम नहीं करता
तो उसका मतलब ये है कि सरकारी प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी मुख्यमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा। और सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान मिलना। लेकिन आप जान लीजिए, सरकारी नौकरियों में भी मानदेय दिया जा रहा है, ठेका पर बहाली किया जा रहा है। और जिन लोगों को सरकारी नौकरी है, एक एक करके उनकी सुधार छीनी जा रही है। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा, उनको पीएफ मिलता था, ग्रेच्युटी मिलता था, उनको बीमा मिलता था, उनको पेंशन मिलता था। जो नया बहाली हो रहा है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बोलिए जोर से सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ आप भी कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होइए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई समाज में एकता को स्थापित करने की लड़ाई है। जो वर्दी पहन करके खड़ा है वो हमारे ही घर के भाई और बहन हैं, और हमारा ही भाई खेत में कुदाल लेकर के मजदूरी कर रहा है, किसानी कर रहा है। इस देश में जवान और किसान आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान के नारे को हम बुलंद करेंगे, और इसी नारे के साथ हम हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे, जिनके सपनों के लिए आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में खड़े हुए। ये श्रद्धांजलि सभा कोई साधारण विरासत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये श्रद्धांजलि सभा शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरासत को लेकर आगे चलने वाला यह श्रद्धांजलि सभा है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमको यह बात अपने दिमाग में मजबूती से डालनी होगी कि अगर आज हम सचेत नहीं हुए, अगर आज की परिस्थितियों को अगर हमने ठीक से नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं है कि अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। आए थे ना, अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, और कब व्यापारी से राजा बन गए इस बात का हमको पता नहीं चला। ये भी आए हैं, ये नक्कालों से सावधान, ये भी आए हैं हमारा विकास करने के लिए, हमारा विनाश करेंगे और अपने लल्ला का विकास करेंगे। यह बात भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जब नौकरी देने के लिए जाता है, नौकरी देने के लिए जाएगा, बहाली में जाएगा, दौड़ेगा, उसका हाइट नापेंगे तो कहेंगे बाबू रे तुम्हारा अंगूठा टेढ़ है, 3 लाख रुपया क्या बोलेगा? 3 लाख रुपया दीजिए, अंगूठा सीधा हो जाता है। 3 लाख रुपया दीजिए, अंगूठा सीधा हो जाता है। तो मेरा बेटा का नौकरी देने के लिए आप अंगूठा चेक करते हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए अमित शाह बेटा का माथा चेक किया गया कि नहीं किया गया है? यह सवाल इनको बताओ। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आप समझिए। ये समझिए कि आपका वोट और हमारा वोट, बाबू साहब का वोट, अम्बैयों का वोट, छौड़ा का वोट, बुढ़ा का वोट, सबका वोट बराबर है। और ये वोट के बराबरी का अधिकार हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि अगर सरकार और बाबू लोग हमारा बात नहीं सुनता है, कान पकड़ करके उसको गद्दी से नीचे करेंगे। ये हमारा अधिकार है और इसी अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और सबका भारत, उस सबके भारत में सब लोग आत्मसम्मान से रह सके। चाहे वो टीका लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला, चाहे वो कुर्ता पहनने वाला हो या साड़ी पहनने वाली हो, चाहे सिंदूर लगाने वाली हो या कुर्ता पहनने वाली हो। इस देश में तमाम स्त्री और पुरुष जो यहाँ पैदा हुए हैं उनका अधिकार बराबर है। इस बराबरी के अधिकार को लेकर के हम लड़ेंगे। इनको जितना ताकत लगाना है ये लगा लें। ना इनसे डरे थे, ना डरे हैं, ना आगे डरेंगे। यह संकल्प हम आपके सामने ले, और इसी संकल्प के साथ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई सत्यनारायण सिंह जैसे व्यक्तियों ने लड़ा है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इनको जितना जोर लगाना है लगा लें। ये पत्रकारों को जेल में बंद कर दिए हैं, विद्यार्थियों को जेल में बंद कर दिए हैं, लेखकों को जेल में बंद कर दिए हैं, और इनको लगता है कि जेल में रखने से हम डर लेंगे। तो हम बचपन में ही वो गाना गाना शुरू कर दिया था, जब तक जेल में चना रहेगा, अरे जब तक जेल में चना रहेगा। सत्यनारायण बाबू जब पार्टी का काम करते थे तो उनके ऊपर गोली चला था, ठीक कह रहे हैं ना? उनके ऊपर गोली से हमला किया गया था। देखिए, जो लोग
गोली से विचार को रोकना चाहते हैं, उनको इस देश में भगत सिंह का इतिहास नहीं मालूम है। अंग्रेजों को लगता था फांसी में चढ़ा देंगे तो भगत सिंह की विरासत रुक जाएगी। भगत सिंह की विरासत आगे बढ़ी, अंग्रेज भागे और अंग्रेजों की जो चापलूसी करने वाले, राम के नाम पे जो नाथूराम की सत्ता चलाने वाले लोग हैं, इनको भी हम भगाएंगे और आने वाले दिनों में इस देश को भगत सिंह के सपनों का देश, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सपनों का देश बनाएंगे। यही जो विरासत है, इस विरासत की शिक्षा हमको कॉमरेड सत्यनारायण सिंह से मिलती है, उनके संघर्षों से मिलती है। इसीलिए मैं आप सबके सामने यह आग्रह करता हूं कि उस लड़ाई को, उस संघर्ष को हमको आगे बढ़ाना है। और हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, बाबू रे, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जब तक रोगे नहीं ना, तब तक माए भी दूध नहीं पिलाती है। क्या बता रहा हूं, ठीक बोल रहे हैं ना? जब तक हम रोएंगे नहीं, तब तक आपको पता चलेगा कि भूख लगा है। अपने हक और अधिकार के लिए बोलना सीखो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। और जो बोलता है, जो लड़ता है, वही आगे चल करके देश का मुस्तकबिल लिखता है। और यही मुस्तकबिल इस देश से नौजवान, इस इलाके के नौजवान लिख सकें, मैं समझता हूं कॉमरेड सत्यनारायण सिंह को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस श्रद्धांजलि को, इस संकल्प को हम अपने मन में रखते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं कि आपने हमको बुलाया, अपने बीच बातचीत रखने का मौका दिया, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। और तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हुए आप तमाम लोगों को शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।